जी, परसेंटेज मेथड। अब इसमें इसको उर्दू में क्या कहते हैं बोला? फीसद का तरीका या फीसदी तरीका। इसमें हमने एक्सपेंडिचर्स को देखना ही नहीं है। दो ही कॉलम बनेंगे, प्राइस और डिमांड। कीमत में कितने फीसद चेंज आया है, डिमांड कितने फीसद चेंज हो गई। इन दोनों को देखते हुए हम ये जज करेंगे कि डिमांड कर्व यूनिट इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है या मोर इलास्टिक है। इन दिस मेथड का फार्मूला इलास्टिसिटी इक्वल है परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी। प्राइस 10 और चलो डिमांड कितनी 500 थी, 50। प्राइस कम होके 5 हो जाए तो डिमांड में इजाफा होता है। जी। तो ये जी डिमांड हाँ। 100 पे पहुंच गई। तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक। भला कैसे पता चला? इनमें भी चेंज 100% है, इसमें भी 50 और 100 में भी चेंज। अब आगे टोटल एक्सपेंडिचर बनाने की जरूरत नहीं है, हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। तो यूनिट इलास्टिक के आगे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मुझे। प्राइस 10 पे, ये 50, प्राइस कम होके 5 पे आई और डिमांड अगर आपकी 150 पे पहुंच गई तो इसमें परसेंटेज चेंज 100% चेंज है। चेंज मोर देन 100% है। इसलिए ये जो सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक इसे बोलेंगे मोर इलास्टिक। और लास्ट में प्राइस 10 50, प्राइस 5 75, ये लेस इलास्टिक है। इसका एक फॉर्मूला मेथड भी होता है जिसमें ये जो आपने लिखा था ना, इलास्टिसिटी इक्वल है परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज को परसेंटेज चेंज इन क्यूडी भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये जरा मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया और पहले वाला ये इकोनॉमिक थ्योरी की टर्म में लिखा हुआ है। और परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी। तो ये डी भी एक ही चीज है, डेरिवेटिव डिफरेंस डेल्टा। तो ये परसेंटेज डी क्यू, ये क्या होता है? डी क्यू ओवर क्यू। एंड परसेंटेज डी पी, ये क्या होता है? डी पी ओवर पी। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम दर्ज करें तो ये बनेगा डी क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डी पी ओवर पी। देखें जरा, ये ठीक लिखा है मैंने? ठीक है। इलास्टिसिटी डी क्यू ओवर क्यू, साइन चेंज करें तो वैल्यूज उलट जाती हैं, पी ऊपर चला गया, डी पी नीचे आ गया। हो सकता है। हो सकता है। तो डी डी वाले मैंने इकट्ठे कर लिए, बाकी मैं दूसरी तरफ डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू। तो ये बन गया इसका फाइनल फार्मूला। या तो ये याद करें, जैसे टिक लगा दिया, या तो ये याद रखें। दोनों ही जी। फार्मूले ओरिजिन इनका ये है, इसमें से निकले हैं। अब ये परसेंटेज मेथड है और इसे फार्मूला मेथड कहते हैं। बाय द वे, अभी तक हमने जितना भी काम किया इलास्टिसिटी का, वो कल वाला मेथड या आज वाला मेथड, ये हम पॉइंट इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। एक होती है आर्क इलास्टिसिटी, वो दो पॉइंट्स के दरमियान इलास्टिसिटी को आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। अभी हमने जितना भी काम किया है वो पॉइंट इलास्टिसिटी, मतलब ये डिमांड कर रहे हैं हम किसी एक पॉइंट की इलास्टिसिटी चेक करना चाह रहे हैं। ये ए पॉइंट, इसकी क्या इलास्टिसिटी है, कर्व फ्लैटर है या स्टीपर है। पॉइंट इलास्टिसिटी का एक और भी आप याद रखें कि आंसर इसका एक सिंगल वैल्यू निकलता है। तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी की अलामत है। परसेंटेज मेथड है, फार्मूला मेथड है, या आपका टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड है। ये सारी ही पॉइंट इलास्टिसिटी पे वर्किंग कर रहे हैं हम। आर्क इलास्टिसिटी अभी हमने छेड़ी नहीं। ओके। जी। ये हो गए दो मेथड। तीसरा मेथड है इलास्टिसिटी का, वो ज्योमेट्रिक मेथड लिखें जरा। और मुझे लग रहा है कि वो वाला आपको इन दोनों से आसान लगेगा। ये देखें फार्मूला इलास्टिसिटी का, डी क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय
डी पी ओवर पी। यहाँ वो जो हमने फाइनल में लिखा था, ये भी लिख लें, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब डी क्यू, ये है चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में चेंज कितना आया? 700 माइनस 500, तो चेंज इन क्वांटिटी 200 है। इसी तरह जी चेंज इन प्राइस, 10 माइनस बाद में कितनी हो गई थी? 6, तो ये है 4। क्यू क्या है? ये पहली क्वांटिटी चेंज होने से पहले क्वांटिटी क्या थी? 500, तो क्यू 500 है। और पी, चेंज होने से पहले प्राइस क्या थी? 10। इन सभी की वैल्यू पुट करें फार्मूले में, डी क्यू 200 अवर क्यू 500 डिवाइडेड बाय डी पी 4/P10। इसको सोल्व करें, जल्दी से बताएं मुझे। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गए, ये 2 इधर 5 रह गया, तो इलास्टिसिटी 2/5, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो ये तो एग्जैक्ट 1 आ गया, ये 2 इससे कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 ना आ गई। तो यूनिट जी इलास्टिक सर। है, यहाँ तो आंसर आपका 1 से ग्रेटर होगा या 1 से छोटा होगा या इक्वल टू 1 होगा। आंसर इक्वल टू 1 आए, यूनिट इलास्टिक 1 से ग्रेटर हो तो मोर इलास्टिक, 1 से छोटा हो जाए तो लेस इलास्टिक। इधर नोट बना के लिख लें, इफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक। दूसरा केस, इफ इलास्टिसिटी लेस देन 1 लेस इलास्टिक। ओके जी। अच्छा जी, ये वाला तरीका कल करवा दिया था, लचक की पैमाइश। दूसरा मेथड ये आ गया, किधर गया है, फीसद का तरीका, पेज नंबर 392, ये टॉप पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। मकदार में तब्दीली पहली मकदार, कीमत में तब्दीली पहली कीमत, ये इसका फार्मूला हो गया, ये इन्होंने टेबल की मदद से भी समझा दी है। और इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, यहाँ जो भी इसका आंसर आ रहा है उस मदद से। यहाँ तक हो गया ये दूसरा मेथड कंप्लीट। अब आगे नुक्ती या कोसी लचक। कोसी लचक को भी छोड़ें, नुक्ती लचक मैंने आपको साथ ही बता दिया, जिसे फार्मूला मेथड मैंने बोला है वो नुक्ती लचक ही है असल में। तो ये देखें, ये फार्मूला है, यही था। जी अब इसमें इन्होंने ये मिसाल के साथ समझाया हुआ है और फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकला हुआ है, लेस देन 1 है। जी तो लेस देन 1 का मतलब है तलब की लचक इकाई से कम। तो इस केस में जो कर्व बनती है वो स्टीपर बनती है, ग्रेटर देन 1 में फ्लैटर बनती है। ये आगे ग्राफिकल इतना काम नहीं करना, इसको काट दें, बस यहाँ तक ही रखें। आगे जी ध्यान से समझ लें, तीसरा मेथड है तलब की लचक को मेजर करने का, जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड, ये तीसरा मेथड है तलब की लचक को मेजर करने का। इसका फार्मूला, इलास्टिसिटी लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये इसका फार्मूला है जी। और आगे अगर मैं डायग्राम इसकी बनाऊं, इस पार्ट की, ए नाम है इसका, इस पार्ट की इलास्टिसिटी ये फाइंड करनी है हमने। तो इस ए पॉइंट से नीचे जो कर्व का पोर्शन है, मसलन ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं लोअर पार्ट। और इसके ऊपर वाला जो सा पोर्शन है उसे क्या बोलते हैं? अपर पार्ट। इन दोनों को डिवाइड कर देना आपने। तो जो भी आंसर आएगा उधर से पता चल जाएगा इलास्टिसिटी आपकी इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। और तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आंसर या इक्वल टू 1 होगा, लेस देन या ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब ये जरा समझ लें आप, पॉइंट इस कर्व के बिल्कुल दरमियान में है, अगर एग्जैक्ट सेंटर में है तो क्या होगा? उस सेंटर पॉइंट में इलास्टिसिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है। भला क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन एग्जैक्टली बराबर होता है ना। फर्ज इक्वल। करें नीचे वाला भी 5 है, ऊपर वाला भी 5 है, तो आंसर तो 1 आ गया। जी तो एग्जैक्ट इक्वल टू 1 होती है इलास्टिसिटी। अगर तो इस ए पॉइंट के नीचे कोई भी पॉइंट है, वो ज्यादा नीचे कर लें थोड़ा नीचे कर लें, ये मैं कह देता हूँ बी पॉइंट, यहाँ पे इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, फर्ज कर ले पॉइंट सी है, इधर इलास्टिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। आप चेक कर सकते हैं इसी रूल पे इंप्लीमेंट करते हुए। फर्ज करें ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे लोअर पोर्शन ये ग्रेटर है और अपर पोर्शन छोटा है। तो लोअर पोर्शन को ऊपर रखना है। फर्ज करें नीचे वाला पोर्शन 6 है, ऊपर वाला पोर्शन 2 है,
तो इनको डिवाइड किया, आंसर 3 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 हुआ। जी। तो यहां से फिर साबित हुआ कि सेंटर पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उसकी इलास्टिसिटी हम फाइंड करें तो डेफिनेटली इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। इसी तरह सेंटर पॉइंट के नीचे कोई भी पॉइंट आप ले लें, उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। ये तीसरा मेथड हो गया, इसी को आपने अपनी भाषा में एक्सप्लेन भी कर देना है। ये इलास्टिसिटी मेजर करने के तीनों मेथड हमारे कंप्लीट हो गए। ये ज्योमेट्री का तरीका है, ऊपर कहीं पे शायद छोटा सा लिखा हो, नहीं भी लिखा तो चलो दफा करें। ये डायग्राम ये जेन में रखें, ये ज्योमेट्री का तरीका है। सेंटर में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, उससे नीचे लेस देन 1, उससे ऊपर ग्रेटर देन 1। ठीक हो गया। जी। ये सिर्फ आपने ये डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन ये करनी है, आगे वाला सारा काम आपने काट देना है। आर्क इलास्टिसिटी काट दें, तलब की कोसी लचक, और उसके बाद खत तलब का झुकाव, इसको मेजर करने वाले ये भी काट दें। तलब की लचक को मुयन करने वाले वामिल ये भी काट दें।